फ्रेंड्स, मेक साइंस इजी में फिर से आपका स्वागत है। तो आज का हमारा लेसन नंबर है 6, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, और ये हमारा साइंस 2 का लेसन है। तो टुडे वी हैव सीन अबाउट कि हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड। तो ये जो प्लांट्स है इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन क्लासिफाइड। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन के पहले हमें तो इसकी स्टडी करनी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके स्टूडेंट्स, so living organism are classified into prokaryotic and eukaryotic. so कि ये क्या है prokaryotic and eukaryotic? तो ये जो prokaryotic and eukaryotic जो सेल है या फिर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो वेल डेवलप न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में या फिर यूकैरियोटिक सेल में जो वेल डेवलप न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। देन बाद में प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है वो एब्सेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यानी जैसे हम यूकैरियोटिक में देखते हैं कि जैसे समझो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर राइबोसोम है या फिर जो बाकी के ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ऐसे जो ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन इसी के बारे में हम देखेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा है कि प्लांट सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हमने देखे हैं, जैसे राइबोसोम में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं, लाइसोसोम है। सो दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, है ना। ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिनको आउटर कवरिंग है, और उसी आउटर कवरिंग को हम कहते हैं मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, सो दीज आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक। तो अगर हम यहाँ पे देखने जाएंगे तो देर आर सो मच डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, बट ये दो मेन डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, या फिर वेल डेवलप न्यूक्लियस वो एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ओके बच्चों, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, इनका सिर्फ एक ही किंगडम है और उस किंगडम का नाम है मोनेरा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो किंगडम है मोनेरा, एंड इस किंगडम के जो सभी जो ऑर्गेनिज्म है दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ मोनेरा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है मीनिंग? मोनेरा ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए रहते हैं, और एक ही सेल से बने हुए होने के कारण ये जो किंगडम है उनका नाम पड़ा मोनेरा। देन यूकैरियोटिक सेल आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, तो ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इनके दो ग्रुप्स और पाए जाते हैं, उनमें से पहला यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर क्या है और मल्टीसेलुलर क्या है ये तो आपको पता है। यूनिसेलुलर मीन्स द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, and multicellular means the organism which are made up of multiple cell. Okay, then unicellular organism again divided into one kingdom, and that's name is a protista. Okay, so unicellular ये जो organism है इनका एक किंगडम तैयार होता है, तो इस किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। ओके स्टूडेंट्स, then multicellular organism are again divided into two groups, with a cell wall organism and without cell wall organism. तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके हम दो ग्रुप में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे जिस ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल है उनका एक ग्रुप, और जिस ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल नहीं है उनका एक ग्रुप। ओके, तो ऐसे ये दो ग्रुप तैयार हो गए। देन जिस ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल है मीन्स विथ सेल वॉल, ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है? तो उनके भी दो ग्रुप तैयार होते हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे। तो इनमें से पहला ग्रुप है एटोट्रॉप्स और दूसरा ग्रुप है
हेटेरोट्रॉप्स। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय हेटेरोट्रॉप्स ये भी आपको पता है शायद। सो द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेड देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड एज ए हेटेरोट्रॉप, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना अपने बॉडी में यानी खुद प्रोसेस करते बनाते हैं, उनको हमने कहा है हेटेरोट्रॉप्स, लाइक प्लांट। ओके, देन हेटेरोट्रॉप्स ग्रुप में कौन से एनिमल आएंगे या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो हेटेरोट्रॉप्स ग्रुप में आते हैं फंजाई। ओके, देन हेटेरोट्रॉप्स ये जो ग्रुप है ये मल्टी सेलुलर के ग्रुप में आ रहा है, तो इनमें आते हैं फंजाई। और हेटेरोट्रॉप यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद अपने बॉडी में नहीं बनाते हैं, जो फूड के लिए दूसरे एनिमल के ऊपर या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज अ फंजाई। देन हम देखेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो दूसरा ग्रुप है विदाउट सेल वॉल का, इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो विदाउट सेल वॉल यानी जिस ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल नहीं है, इनका एक किंगडम या फिर ग्रुप हम बोल सकते हैं तैयार होता है, और ये किंगडम है एनिमेलिया। ओके, उसका नाम क्या है, इसका नाम है किंगडम एनिमेलिया यानी एनिमल्स, आप उसको एनिमल्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस किंगडम इज अ एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम है ये। तो यहाँ पे हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। देन हम देखेंगे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है, इस लेसन में हमें पढ़ना है कि हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड। तो यहाँ पे किंगडम प्लांटी देखो कौन से ग्रुप में आ रहा है, वो आ रहा है यूकैरियोटिक ग्रुप में, देन आता है मल्टी सेलुलर के ग्रुप में, देन आता है विथ सेल वॉल, और देन फाइनली आता है हेटेरोट्रॉप्स के ग्रुप में। ओके, तो ये जो चेन है वो ये जो चेन आप देख रहे हैं यूकैरियोटिक, देन मल्टी सेलुलर, देन फिर मल्टी सेलुलर के बाद में जो ग्रुप है विथ सेल वॉल, देन विथ सेल वॉल के बाद में हेटेरोट्रॉप्स। तो ये जो किंगडम है प्लांटी, यानी हमें यहाँ पे प्लांट्स के बारे में क्लासिफिकेशन जानना है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड एंड व्हाट आर द हिडन सीक्रेट्स ऑफ दिस किंगडम प्लांटी। तो ये जो किंगडम प्लांटी है इसके हिडन सीक्रेट्स क्या है, और इसकी डाइवर्सिटी कहाँ तक लिमिटेड है, यानी कहाँ तक डाइवर्सिटी इसकी फैली हुई है, या फिर हम उसकी स्टडी इजीली कर सकते हैं क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो हम जानेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। तो ये जो किंगडम प्लांटी है ये जानने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू टेल कि विच आर द स्पेशल ऑर्गेनेल्स दैट डिफ्रेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए आप कि व्हाट आर द या फिर विच आर द स्पेशल ऑर्गेनेल दैट डिफ्रेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल, यानी इसका मतलब क्या है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में एब्सेंट है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, थोड़ा रिपीट करो या फिर थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करो कि ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में नहीं है, तो बताओ, ट्राई टू टेल। हाँ, तो आपको याद आ रहा होगा कि जो प्लांट सेल है यहाँ पे हमने यहाँ पे ही हमने उसका एक कैरेक्टर देख लिया था कि विथ सेल वॉल, कि ये जो प्लांट सेल है उनको क्या रहती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल रहती है। बट एनिमल सेल दे डू नॉट हैव सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये तो एक डिफरेंस हो गया। देन बाद में आप इसका दूसरा डिफरेंस बता सकते हो दोनों का। तो सेकंड डिफरेंस है कि प्लांट सेल हैव अ क्लोरोफिल बट एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस बोल सकते हैं हम कि प्लांट सेल में क्लोरोफिल होता है बट क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, और इसी की वजह से जो प्लांट्स है वो हमें ग्रीनिश दिखाई देते हैं, बट एनिमल सेल कैन नॉट सी लाइक अ ग्रीन, या फिर जो उनके जो सेल का कलर है या फिर सेल में जो स्ट्रक्चर है उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द
मेन टू डिफरेंसेस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देन दिस ये जो ग्रुप है एटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। ओके, एंड दे हैव आल्सो सेल वॉल। सो ये जो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, इसी ग्रुप को हमने कहा है प्लांट्स। तो इसी ग्रुप को हमने क्या कहा है, प्लांट्स। एंड दे आर एटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया था कैरेक्टर उनका कि दे आर द एटोट्रॉप्स। वाई दे आर एटोट्रॉप्स? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल and they make their own food, so that's why they are called as autotroph। तो एटोट्रॉपिक होने के साथ साथ क्लोरोफिल होने की वजह से दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। ओके, सो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी, यानी जो प्लांट है इनको लिविंग वर्ल्ड में प्रोड्यूसर भी कहा गया है। तो प्रोड्यूसर क्यों कहा गया है, इसका आंसर है यहाँ पे बिकॉज दिस किंगडम प्लांटी और प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इन्हें प्रोड्यूसर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बाकी के जो एनिमल्स है उनके खाने का मेन सोर्स है। एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देन हम देखते हैं कि बेसिस ऑफ अ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के लिए हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स या फिर ऐसे कुछ रीज़न चाहिए या फिर कुछ ऐसे बेसिक चाहिए, बेसिक पॉइंट चाहिए जिसकी हेल्प से हम उनका क्लासिफिकेशन कर सके। जैसे आपने ऐसे जनरल कुछ बेसिस आप बता सकते हो, कौन से ऐसे जनरल बेसिस है? जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ प्लांट को फ्लावर आते हैं तो कुछ प्लांट्स को फ्लावर नहीं आते हैं, है ना? ये तो आपने जनरल कैरेक्टर ऑब्जर्व किया है प्लांट का। ओके, देन आपने ऐसा भी ऑब्जर्व किया होगा तो कुछ प्लांट को कांटे आते हैं लेकिन कुछ प्लांट को नहीं आते हैं। कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ प्लांट बड़े होते हैं, है ना? कुछ प्लांट एकदम से ही छोटे होते हैं और कुछ प्लांट उनसे भी यानी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर है जिनकी हेल्प से हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन जो बेसिस है वो कौन सा है? तो यहाँ पे मेन जो बेसिस है उन्होंने दिया है कि द प्रेजेंस और absence ऑफ ऑर्गन इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो यानी उन्होंने दिया है कि जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उन्होंने बताया है कि द प्रेजेंस और absence ऑफ ऑर्गन, यानी प्लांट में जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। तो ऑर्गन कौन कौन से है प्लांट के? जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, सीड है। तो ये जो ऑर्गन है वो पर्टिकुलर प्लांट में प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यस और नो? कर सकते हैं ना? हाँ, तो प्लांट में जो ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है उनके बेसिस के ऊपर हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसको ही उन्होंने फर्स्ट क्राइटेरिया मान लिया क्लासिफिकेशन का कि वेदर द प्लांट कंटेन ऑर्गन और नॉट। ओके, देन हम सेकंड क्राइटेरिया या फिर सेकंड बेसिस देखेंगे कौन सा है कि तो सेकंड बेसिस है द प्रेजेंस और absence ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर अ कंडक्शन ऑफ अ वाटर। यहाँ पे देखो आप कि द प्रेजेंस और absence ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ कंडक्शन ऑफ अ फूड एंड वाटर। तो प्लांट में कंडक्शन के लिए, फूड एंड वाटर के कंडक्शन के लिए सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं है? इज देयर प्रेजेंस और absence ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट? सो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया कि प्लांट में कंडक्टिंग टिश्यू, अभी कंडक्टिंग टिश्यू क्या है? तो कंडक्टिंग टिश्यू यानी ऐसे टिश्यू है जो फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के बाकी के ऑर्गन को। जैसे जैसे अभी रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो वाटर तो वो रूट पे ही रहेगा क्या? नहीं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रूट स्टेम तक, लीव्स तक कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए कि नहीं? कुछ ना कुछ टिश्यू उनको हेल्प करेंगे। तो ऐसे जो टिश्यू है उनको कहा गया है कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो प्लांट में प्रेजेंट है कि नहीं है?
इसके ऊपर भी उनका क्लासिफिकेशन किया गया। देन फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अभी जैसे प्लांट के लीफ है, लीफ में फूड तैयार होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो ये जो फूड है वो लीफ में ही रहेगा क्या? नहीं, तो जो प्लांट के जो बाकी के ऑर्गन है उन तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। तो उन तक पहुंचाने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसी सिस्टम है क्या, कंडक्टिंग टिश्यू है क्या, तो इसके ऊपर भी हमारा क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। सो दिस इज़ मेन बेसिस ऑफ अ क्लासिफिकेशन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट्स। देन बाद में हम देखेंगे कि थर्ड क्राइटेरिया क्या है या फिर थर्ड बेसिस क्या है। तो यहाँ पे थर्ड बेसिस हम देख सकते हैं कि डू द प्लांट्स बियर सीड्स और नॉट। ओके, डू द प्लांट्स बियर सीड्स और नॉट। तो मैंने तो पहले ही बताया था ये आपको कैरेक्टर की, कुछ कुछ प्लांट को सीड आते हैं लेकिन कुछ कुछ प्लांट को सीड नहीं आते हैं, है कि नहीं? कुछ कुछ प्लांट को फ्लावर आते हैं, कुछ कुछ प्लांट को फ्लावर नहीं आते हैं। तो ये भी हमारा बेसिक पॉइंट हो सकता है क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, देन उसके बाद में वेदर द सीड्स आर इंक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट। ओके, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि वेदर द सीड्स आर इंक्लोज इन द फ्रूट और नॉट। यहाँ पे देखो कि वेदर द सीड्स आर इंक्लोज इन द फ्रूट और नॉट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन कि सीड्स फ्रूट में इंक्लोज है या नहीं है, इसके ऊपर भी हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो फ्रूट में इंक्लोज है या नहीं है इसका मतलब क्या है? तो जैसे आपने एप्पल देखा होगा, मैंगो देखा होगा, तो मैंगो का जो सीड है वो कहाँ पे होता है? मैंगो के अंदर, यानी फ्रूट के अंदर होता है ना? यस और नो? दिस इज राइट ना? देन बाद में हमने देखा है कि एप्पल का जो सीड है वो कहाँ पे होता है? एप्पल के अंदर होता है, यानी एप्पल फ्रूट के अंदर होता है। ओके, सो ये जो प्लांट है, कुछ कुछ प्लांट ऐसे है कि जिनके सीड फ्रूट के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी है कि जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर इंक्लोज नहीं होते हैं। तो आप सोच रहे तो होंगे कि ऐसे कौन से प्लांट है जिनके सीड फ्रूट के अंदर नहीं होते, तो उसकी हम तो स्टडी बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हम करने वाले हैं। सो ये भी हमारा क्लासिफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है कि वेदर द सीड्स आर इंक्लोज इन द fruit or not. Okay, then plants are grouped depending upon the number of cotyledon in the seed. then अगर seed फ्रूट में इंक्लोज होते हैं तो सीड के अंदर कितने कोटिलीडॉन है? तो ये कोटिलीडॉन क्या है, ये भी इसके भी बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में भी, तो आपको समझ जाएगा कि ये कोटिलीडॉन क्या है। तो कोटिलीडॉन क्या है, तो ये समझने के लिए थोड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल बता देती हूँ कि हम ये जो मैंगो सीड है या फिर जो टेमेरिंड की सीड है, इमली की जो सीड है, आप उसको अगर ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद क्या होता है? उसके दो इक्वल पार्ट होते हैं कि नहीं होते? हाँ, आपने देखा होगा कि अगर हमने टेमेरिंड की सीड, इमली की सीड अगर फोड़ दी, ब्रेक कर दी, तो आपने देखा होगा कि उसके दो इक्वल पार्ट होते हैं। तो ये जो दो इक्वल पार्ट हमें दिखाई देते हैं अलग अलग, तो इसको हमने कहा है कोटिलीडॉन। ओके, तो देन बाद में हम देखेंगे कि ये जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है, ये सीड में कितने कोटिलीडॉन है, इसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ओके बच्चों, कि प्लांट के सीड में कितने कोटिलीडॉन है, वेदर द 1 or 2, हाउ मच कोटिलीडॉन आर प्रेजेंट इन द सीड्स, सो डिपेंडिंग अपॉन दिस प्लांट्स आल्सो क्लासिफाइड। तो इसके ऊपर भी हम प्लांट को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये भी हमारा मेन पॉइंट हो गया। तो देन हम बाद में देखते हैं कि एट द हायर लेवल्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड। एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। तो ये भी हमारे क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए कि प्लांट में फ्लावर है, फ्रूट है, सीड्स है या नहीं है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये जो मेन कैरेक्टर है कि प्लांट में ऑर्गन है कि नहीं है, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है। ओके ना? तो यहाँ पे अभी हमें जानना है कि ऐसे जो प्लांट है जिनके
जिनके ऑर्गन्स होते हैं या फिर जिनके ऑर्गन्स नहीं होते, इनको क्या कहा गया है? सो द प्लांट्स विच हैव फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, they are called as a phanerogams. Okay, they are called as a phanerogams. The plants which contain flower, fruits, seeds, root, stem etc. जितने भी ऑर्गन है जो प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसे प्लांट को कहा गया है फेनेरोग्राम्स. यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ आपको कि ये जो फेनेरोग्राम वर्ड है इसका मीनिंग क्या है. फेनेरोग्राम यानी ऐसे प्लांट जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ये सभी ऑर्गन होते हैं. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज अ फेनेरोग्राम. देन हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोग्राम. सो द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोग्राम इज द प्लांट विच डू नॉट कंटेन फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स. ओके, विच डू नॉट कंटेन फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स. तो ये जो मेन ऑर्गन है प्लांट के, ऐसे प्लांट को हमने कहा है क्रिप्टोग्राम. तो क्रिप्टोग्राम यानी जिस प्लांट के अंदर या फिर जिस प्लांट को फ्लावर, फ्रूट और सीड नहीं आएंगे. क्रिप्टोग्राम में ऐसे भी प्लांट है कि कुछ कुछ प्लांट को रूट, स्टेम, लीव्स भी नहीं है. ऐसे भी प्लांट हम देखने वाले हैं अगले टॉपिक में, तो उनकी भी हम स्टडी करने वाले हैं. सो द प्लांट्स विच डू नॉट हैव फ्लावर, फ्रूट एंड सीड एंड अदर ऑर्गन्स, दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राम्स. ओके, समझ में आ गया आपको. देन उसके बाद हम देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द सीड्स आर इंक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट, फेनेरोग्राम्स आर क्लासिफाइड एज अ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो मैंने तो अभी बताया आपको कि ऐसे ऐसे कुछ प्लांट है कि जिनके जो सीड है वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज होते हैं. तो ऐसे प्लांट को कहा गया है एंजियोस्पर्म. तो एंजियोस्पर्म यानी क्या? एंजियोस्पर्म यानी क्या? फिलहाल आप इस वर्ड पे ध्यान दो कि व्हाट इज मीन बाय एंजियोस्पर्म. तो एंजियोस्पर्म यानी क्या कि ऐसे प्लांट जिनके जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज होते हैं. ओके, सो ऐसे प्लांट को हमने कहा है एंजियोस्पर्म. ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको कि एंजियोस्पर्म क्या है. एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन से है कि जिस प्लांट के जो सीड है वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज होते हैं यानी फ्रूट के अंदर होते हैं, ऐसे प्लांट को हमने कहा है एंजियोस्पर्म. और लेकिन इसके अपोजिट कौन से प्लांट है? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट. तो ये जिम्नोस्पर्म वर्ड आपने देख लिया. तो जिम्नोस्पर्म यानी क्या? ऐसे प्लांट जिनके जो सीड है वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज नहीं होते हैं या फिर जिनको कुछ भी कवरिंग नहीं रहती है. जिनको कुछ भी कवरिंग नहीं होती है, जो सीड्स फ्रूट के अंदर नहीं इंक्लोज रहते, उनको कहा गया है जिम्नोस्पर्म. ओके, तो देन ये तो हमारा हो गया कि वेदर द सीड्स आर इंक्लोज इन द फ्रूट और नॉट. इस पॉइंट के ऊपर हमारे दो ग्रुप तैयार हो गए, फेनेरोग्राम एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. देन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिनको हमने कहा है कि इनके जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर होते हैं. तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है फर्दर क्लासिफाइड एज अ मोनोकॉट एंड डाइकॉट विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन इन द सीड. तो पहले तो मैंने जो ये कैरेक्टर बताया था आपको, कॉटिलीडॉन इन द सीड, तो ये जो कैरेक्टर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सीड के अंदर कितने कॉटिलीडॉन हैं, यानी सीड के इक्वल पार्ट में डिवाइडेशन होता है कि नहीं होता है. तो इसके ऊपर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के और दो ग्रुप तैयार होते हैं. इनमें से पहला ग्रुप है मोनोकॉट और दूसरा ग्रुप है डाइकॉट. तो मोनोकॉट यानी कौन से प्लांट? जिन प्लांट के सीड के अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलीडॉन प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे मोनोकॉट प्लांट. ओके, जैसे हमारे घर में राइस है, आपने देखा होगा, वीट है, गेहूँ, तो उसको आप पानी में सोख करके या फिर ऐसे भी उसको आप दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करो. वो होगा क्या? गेहूँ का जो सीड है या फिर राइस का है या फिर बाजरा वगैरह आपने देखा होगा, तो उसको आप इक्वल पार्ट में क्लासिफाइड करने की या फिर डिवाइड करने की कोशिश करो. तो उसके दो इक्वल पार्ट होते हैं क्या, वो आप देखना, ऑब्जर्व करना. तो हम देखेंगे कि उसके दो इक्वल पार्ट नहीं होते. इसका मतलब दे कंटेन ओनली सिंगल कॉटिलीडॉन, ओनली वन कॉटिलीडॉन, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ मोनोकॉट प्लांट. ओके,
देन ये जो सेकंड ग्रुप है डाइकॉट प्लांट का, तो डाइकॉट को तो आपको मीनिंग अभी समझ में आ गया होगा कि डाइकॉट प्लांट यानी कौन से प्लांट कि जिनके जो सीड है उन, तो सीड को अगर हमने 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो उसके इजीली 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया था आपको कि इमली का जो सीड है, मैंगो का जो सीड है, उसके हम 2 पार्ट में अगर डिवाइडेशन करते हैं तो इजीली वो हो जाता है कि नहीं। वैसे ही हमारे घर में चना, पीज है ना, ग्राम सीड वगैरह होते हैं, चना वटाना जिसको हम बोलते हैं, तो वो अगर पानी में सोख करते हैं उनको, तो पानी में सोख करने के बाद इजीली उसके 2 पार्ट में डिवाइडेशन हो जाता है। सो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे? डाइकॉट प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे? डाइकॉट प्लांट। तो यहाँ पे प्लांट का क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। तो इसकी जो डिटेल स्टडी है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसके पहले हम थोड़ी और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे देख लेते हैं कि एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। तो एक साइंटिस्ट है जिनकी हमें स्टडी या फिर थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इनका नाम है इचलर। और 1883 में इन्होंने प्लांट का किंगडम प्लांटी का 2 ग्रुप में 2 सब किंगडम में क्लासिफिकेशन किया था। और ये जो 2 सब किंगडम है इनमें से पहला एक है क्रिप्टोग्राम और दूसरा है फेनेरोग्राम। तो ये जो 2 सब किंगडम है ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और इनके बारे में ही हमें स्टडी करनी है अगले टॉपिक में या फिर अगली वीडियो में। तो ये आपको याद रखना है। सो द किंगडम प्लांटी आर क्लासिफाइड इनटू 2 सब किंगडम, 2 important kingdom, that's mean क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। तो इनमें से पहला कौन सा ग्रुप है? क्रिप्टोग्राम से, और सेकंड है फेनेरोग्राम। ओके, तो इसका हमें बाद में क्लासिफिकेशन और करना है कि क्रिप्टोग्राम्स का भी और कौन कौन से ग्रुप तैयार होते हैं, देन फेनेरोग्राम्स के भी और कौन कौन से ग्रुप तैयार होते हैं। तो ये तो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है या फिर समझ में आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो अगले जो वीडियोज़ है साइंस के, वो आपको हमेशा मिलते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।